हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को मेरी क्रिसमस। आई होप आप सभी का आज का दिन और आने वाला साल बहुत ही अच्छा बीते। तो आज क्रिसमस के चलते आज मैं मेरे लाइफ का फर्स्ट वांगसियन वन शॉट फैन फिक्शन को अपलोड करने वाली हूँ, जिसका नाम होने वाला है द केयरटेकर। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगा और किसी भी तरह का गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वन शॉट होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी द केयरटेकर। कहानी की शुरुआत में हमें एक 23 साल के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को खींच रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा मेसी सी हालत में वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसे एक कॉल रिसीव होता है, जिसे देखकर उसका आंखों का चमक ऐसा लगता है जैसे वापस आ जाता है। तो तुरंत ही अपने फ़ोन कॉल को रिसीव करता है, तो उसे पता चलता है सामने जो इंसान है उसका नाम है शॉन्ग लान, जो कि लान कॉरपोरेशन का हेड सेक्रेटरी है, जो डायरेक्टली सीईओ को सर्व करता है। इसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन तब भी वो अपने कामनेस को संभालते हुए कहता है, सर आपने क्यों कॉल किया है। तभी दूसरी तरफ से वो इंसान कहता है, क्या तुम बच्चों के साथ कंफर्टेबल हो, क्या तुम्हें उनसे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद वो लड़का कहता है, नहीं सर, मुझे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। जिस बात को सुनकर मिस्टर सॉन्गलैन उसे तुरंत ही एक एड्रेस सेंड करते हैं, जहां पर उसे आने के लिए कहा जाता है। जिस बात को सुनने के बाद वो इंसान, जो कि हमारा फर्स्ट मेल लीड है, जिसका नाम है विभूषण, वो अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए तुरंत ही भागता है बाथरूम की ओर, ताकि वो अच्छे से तैयार होकर वहाँ पर जा सके। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा मैंसन, जिसके सामने खड़ा हुआ था हमारा विभूषण, जो इतना बड़ा महल को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। तभी उस मैंसन को गार्ड करते हुए जो गार्ड खड़े हुए थे, वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर से ये ऑर्डर आया था कि आज एक केयर टेकर आने वाला है। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था वो केयर टेकर इतना ज़्यादा यंग होगा और वो एक लड़का होगा। लेकिन फिर भी वो उसे घर के अंदर जाने का रास्ता दिखा देते हैं, जिसके बाद विंग चारों तरफ को देखते हुए उस मैंसन के अंदर चला जाता है। तो वो देखता है घर के अंदर ढेर सारे हाउस हेल्प काम कर रहे थे, और उनमें से एक जो उम्र दराज इंसान थी, वो उन लोगों को सुपरवाइज कर रही थी। जिसे देखने के बाद वो जाकर उस औरत के सामने वो करते हुए कहता है, हेलो मैम, मेरा नाम विभूषण है और मैं 23 साल का हूँ, और मुझे मिस्टर सॉन्गलर ने अपॉइंट किया है केयर टेकर के रूप में। जिस बात को सुनकर वो सामने वाला औरत, वो जिनका नाम मिसेस सोमा है, वो भी नोट करती हैं, क्योंकि इस बारे में उन्हें पहले से ही सॉन्गला ने बता दिया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो विंग को एक स्टेयरकेस की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मुझे फॉलो करो। ऐसा कहकर वो आगे आगे चलने लगते हैं और हमारा विंग उनके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं थोड़ी देर जाने के बाद वो फास्ट फ्लोर के एक बड़े से आलीशान से कमरे में अंदर जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और पूरी तरह से बच्चों के खिलौनों से लैस था। आप ऐसा भी कह सकते हैं वो बच्चों का एक ड्रीम बेडरूम होने वाला है, जिसके अंदर वो सब कुछ था जो कि एक बच्चे को चाहिए। लेकिन फिर भी वो रूम थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा है। लेकिन फिर भी विंग अपना एक्सप्रेशन ना चेंज करते हुए वो मिसेस सोमा के पीछे पीछे एक कोने की ओर जा रहे थे, जहाँ पर विंग दूर से देख पा रहा था कि एक बच्चा
अपने सारे खिलौनों के साथ चुपचाप खेल रहा था। उसके बाद मिसेस सोमा उस बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, इसे मिलो, इसका नाम है लान सिजुई। आज से तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखना है, उसके अलावा हर वक्त उसके साथ रहना है, उसके खाने के टाइम, उसके पढ़ने के टाइम और उसके साथ साथ जब वो सोता है तब भी उसके साथ रहना। जिस बात को सुनकर विंग अपना सर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद मिसेस सोमा कहती है, इस रूम के बगल वाले जो गेस्ट रूम है वो तुम्हारे लिए मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि आज से तुम वहाँ पर रुकने वाले हो। जिस बात को सुनकर विंग चौंकते हुए कहता है, लेकिन इस बारे में तो मुझे किसी ने नहीं कहा था। तभी मिसेस सोमा अपने एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहती है, क्या तुम्हें यह बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि एक केयर टेकर को, जो कि एक बच्चे का होता है, उसे हमेशा उसके साथ रहना पड़ता है। तभी विंग कहता है, लेकिन इसके पेरेंट्स। तभी मिसेस सोमा हाथ दिखा देती है, जो कि ये इशारा करता है कि वो इस बारे में कभी भी, अभी तो ये इस बारे में नहीं पूछ सकता। जिसे देखकर वो चुप हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो नर्स मिसेस सोमा के साथ उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। जिसे देखकर ओइंग जाकर उस बच्चे के बगल में बैठते हुए कहता है, हेलो बेटा, मैंने सुना तुम्हारा नाम लान सिजुई है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? जिस बात को जब विंग ख़त्म करता है तो वो देखता है सामने वाला बच्चा किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देता है, यहाँ तक कि उसके और नज़र उठाकर भी नहीं देखता है। जिस चीज़ को देखकर विंग को थोड़ा अटपटा लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि इस बच्चे को ठीक से सुनाई नहीं देता, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बोल नहीं सकता। ऐसा वो उसके अलावा कुछ और सोचता उससे पहले उसे ये याद आ जाता है कि ये जो नौकरी है उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल ही ब्रोक है। इसीलिए बिना कुछ ऑब्जेक्शन किए वो सारे रूल्स रेगुलेशन को मानते हुए सिजुई का ख्याल रखने लगता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और इस एक हफ्ते के अंदर ना कभी भी सिजुई विंग की ओर देखता है या कभी भी उससे बात करता है। जिस चीज़ से विंग किसी भी तरह का बॉदर नहीं फील करता है, और उसका काम सिर्फ ये है कि वो सुबह सिजुई का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के बाद के साथ बैठकर खाता है और उसके बाद लंच और डिनर भी वैसा ही होता है। और वो बच्चा हर दिन की तरह का ब्रेकफास्ट लंच डिनर करता है, वो भी बिल्कुल भी सादा, ना किसी तरह का स्पाइसेस, किसी भी तरह का मसाले उसके खाने में यूज़ होता है। विंग ने जितना उस बच्चे को नोटिस किया है तो उसे पता चला है कि वो हर चीज़ अपने तय किए गए वक्त पर करना पसंद करता है, खास करके नींद। वो ठीक 9 बजे सो जाता है। जिस चीज़ को देखकर विंग, जो कि 23 साल का है, वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगता है एक 4 साल बच्चे के लिए ये एक सजा की तरह होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन किए काम करता ही रहता है। और उसके अलावा जब उसने उस बच्चे के पेरेंट्स के बारे में पता किया तो उसे ये पता चला कि 1 साल पहले उस बच्चे का उसके डैड के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते उसके डैड कोमा में चले गए और ये बच्चा बिल्कुल ही अभी ट्रोमा में है। जिस बात को सुनने के बाद विंग ये सोचने लगता है कि इस बच्चे ने ऐसा क्या देखा होगा जिसके बाद वो अपना बात करना ही छोड़ दिया, और इस बच्चे के लिए पिछला 1 साल बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड होगा। उसके बाद हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब विंग सिजुई को सुला रहा था तभी वो देखता है सिजुई अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। के बाद जब वो सिजुई की ओर देखता है तो वो देखता है सिजुई साइलेंटली रो रहा था, वो भी किसी भी तरह का नॉइज प्रोड्यूस किए, जिसे देखकर विंग को ऐसा लगता है किसी ने उसके हार्ट को स्क्वीज कर दिया है, और जिसके चलते उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जिसके बाद वो सिजुई को चलाते हुए उसके बगल में सो जाता है और उसे रात भर सब थपाता ही रहता है, ताकि वो उसे ये एहसास दे सके कि वो उसके पास है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब विंग उठता है तो वो देखता है सिजुई पहले से उठ चुका था, और वो चुपचाप विंग के फेस को देखते ही जा रहा था, जिसे देखकर विंग उसके
बालों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ बच्चा? इसके बाद सेजुई कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। जिस बात को जब उइंग सुनता है तो वो उसे अपने गोद में लेकर कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ बच्चा, तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम लोग मुझे यहाँ से निकल नहीं दोगे। जिस बात को सुनकर सेजुई का फेस लाइटन अप हो जाता है, जैसे कि उसे एक खजाना मिल गया। जिसके बाद अब ऐसा कह सकते हो कि सब कुछ बदल गया। जैसे कि उइंग हर दिन सुबह जल्दी उठकर सेजुई का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है और उसके साथ ही बैठकर खाना खाता है, और उसके बाद सेजुई को गोद में उठाकर बगल में बने सारे गार्डन में घुमाता है और उसे हर तरह बर्ड्स एंड फ्लावर्स इंट्रोड्यूस करता है। उसके जवाब में ना सेजुई किसी भी तरह का आंसर देता है या नोट करता है, लेकिन फिर भी उन दोनों का ये जो बॉन्ड है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जिस चीज़ को कोई नोटिस करे या ना करे, मिसेस सुमा जो कि उस फैमिली का बहुत ही पुराना केयरटेकर थी, वो ज़रूर कर रही थी और जिस चीज़ से भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जिसके चलते उन्होंने एक दिन उइंग को बुलाकर उसे थैंक यू कहती हैं। जिस चीज़ को सुनकर उइंग को समझ नहीं पाता, तभी वो कहती हैं, तुमसे पहले बहुत ही सारे केयरटेकर आए, लेकिन किसी के भी साथ सिजुई वो बॉन्ड नहीं शेयर कर पाया जो कि वो तुम्हारे साथ करता है। जिस बात को सुनने के बाद बिना ना चाहते हुए भी उइंग के मुंह से निकल जाता है सिजुई के मॉम के बारे में। जिस बात को सुनकर से सोमा थोड़ी देर के लिए चुप रह जाती हैं और उसको धीरे से कहना शुरू करती हैं, लानवांग जी जो कि अभी कोमा में है, जिसे तुम सिजुई का डैड समझते हो, वो असल में उसके अंकल हैं। जो बात सुनकर हमारा उइंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि एज पर द रूल वो कभी भी सेकेंड फ्लोर पर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर लानवांग जी को रखा गया है, वो भी पूरी तरह से मेडिकल इक्विपमेंट के साथ। जिस फ्लोर पर सिर्फ डॉक्टर और नर्स के अलावा मिसेस सोमा जा सकती हैं। लेकिन फिर भी जितने सारे पिक्चर्स टांगा गए हैं हॉल में और सिजुई के रूम में, उससे ये पता चलता है कि लानवांग जी सिजुई से कितना ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन अब उसे ये पता चल रहा है कि लानवांग जी उसका असली डैड नहीं है, वो उसका अंकल है। तभी मिसेस सोमा उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम भी बहुत सारे पिक्चर्स को देखकर धोखा खा गए होगे। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि लानवांग जी ही उसका असली डैड है। जिस बात को सुनकर उइंग सिर्फ अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी मिसेस सोमा कहती हैं, असल में जब सिजुई 1 साल का था तभी उसने उसके मॉम डैड को खो चुका है और उनका भी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुआ था। जो बात सुनने के बाद उइंग कहता है, क्या आप लोगों को थोड़ा ये अजीब नहीं लगता? जिस बात को सुनकर मिसेस सोमा कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी उइंग कहता है, कुछ नहीं। जिसके बाद मिसेस सोमा भी और कुछ नहीं पूछते। उसके बाद वो दोनों अपने अपने काम में लौट जाते हैं। और अभी उइंग को ये समझ में आ गया था कि सिजुई ऐसा क्यों है। सिर्फ 1 साल के पहले एक्सीडेंट के चलते नहीं, वो सब कुछ जो उसके लाइफ में हुआ है उससे ऐसा लगता है कि जो भी उसके लाइफ में आता है वो तो कुछ दिनों के बाद चला जाता है, जिसके चलते वो हमेशा डरा रहता है कहीं वो अकेला ना रह जाए। और अभी उसके लिए एक ही चीज़ है और वो है उसका अंकल, जो कि अभी जिंदा तो है लेकिन उसके पहुंच से बहुत दूर, क्योंकि वो अभी कोमा में है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उइंग सिजुई के साथ एक केयर टेकर की तरह केयर नहीं दिखाता, जो कि उसका जॉब है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो उसका ख्याल रखता है, कह सकते हैं उसके मॉम की तरह। क्योंकि अब विंग जो कर रहा है उसमें उसका फीलिंग जुड़ा हुआ है। ऐसे ही 1 महीने कैसे गुजर जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, और अचानक से एक दिन विंग कुछ सोचते हुए वांगजी के फ्लोर पर जाता है, जब सभी लोग लंच खाने के लिए नीचे गए थे और वो फ्लोर पूरी तरह से खाली था। सिर्फ उस
मास्टर बेडरूम में लालवांगजी लेटा हुआ था और उसके चारों तरफ सारे मशीन्स बीप कर रहे थे, जो ये यकीन दिला रहे थे कि लालवांगजी अभी जिंदा है। अभी अचानक से धीरे से उइंग दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है और जब वो लालवांगजी के चेहरे को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके मुताबिक एक इंसान जो कि पिछले 1 सालों से कोमा में है वो इतना हैंडसम कैसे लग सकता है। लेकिन फिर भी वो उसके बगल में जाकर खड़ा होकर उसे देखकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जो बात वो क्यों कहता है उसे खुद को भी मालूम नहीं, और तभी उसे ये रियलाइज हो जाता है जो वो कर रहा है वो उसका जॉब नहीं है, लेकिन कुछ और है जो कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था अभी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1 हफ्ते गुजर जाता है। हमें उसी 1 हफ्ते में ये दिखाते हैं एक ड्रास्टिकली चेंज आया था सिजू की बिहेवियर में, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने कमरे में बंद नहीं रहता बल्कि वो हर वहाँ पर फॉलो करता है उइंग को जहाँ पर वो जा सकता है। जैसे कि उइंग जब उसके लिए ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुक कर रहा होता है किचन में। उसके अलावा जब भी उइंग अपने बेडरूम का क्लीनिंग करता है और वो उइंग के साथ कंफर्टेबली गार्डन में घूमने भी जाता है। और ये सब चीज़ों को जब वहाँ पर प्रेजेंट सारे हाउस हेल्प देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनके लिटिल मास्टर के लिए। उसके बाद अचानक से एक दिन रात को जब वो इंजुई को स्टोरी सुना रहा था एक प्रिंसेस और उसके डैड के बारे में, तभी अचानक से सिजुई विंग की ओर देखकर पूछता है, मेरे डैड कब जागेंगे। जो बात सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा सत्य में चला जाता है, क्योंकि उसे भी वो पता नहीं कि ये मिरेकल कब होगा, वो जागेंगे या नहीं। लेकिन फिर भी जीजी को दिलासा देने के लिए वो कहते हैं, डोंट वरी, तुम्हारा डैड बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और वो तुम्हारे साथ खेलने भी जाएंगे। जो बात सुनकर सिजुई का मुंह छोटा सा हो जाता है, क्योंकि वो ये बात पिछले 1 सालों से सभी के मुंह से सुनता ही जा रहा है, लेकिन आज तक उसका डैड अभी तक ठीक नहीं हुए थे। उसके बाद लगातार कुछ रातों के लिए हमेशा सोने से पहले सिसुई उसके डैड के जागने में बारे में पूछता है, जिस बात को एक दिन मिसेस सोमा ने भी सुन लिया था। उसके बाद अगले ही दिन वो ओइंग को बुलाकर कहती हैं कि अगर सिसुई उसके डैड से मिलना चाहता है तो तुम हर दिन उसे हाफ एन आवर के लिए उस रूम पर ले जा सकते हैं। मैंने इस बारे में डॉक्टर से बात कर लिया है और डॉक्टर ने भी कहा है ये अच्छा होगा अगर फेमिलियर इंसान उनके चारों तरफ थोड़ी देर के लिए रहे, से चांसेस बढ़ जाता है उनके रेस्पॉन्स का। जो बात सुनकर उइंग कुछ सोचने लगता है और वो तुरंत जाकर सिजुई को अपने गोद में उठाता है और उसके साथ साथ एक स्टोरी बुक भी, क्योंकि उसने ये सोच लिया था कि आज से हर दिन वो सोने से पहले लानवांग जी के कमरे में जाएंगे और वहाँ वो सिजुई को स्टोरी पढ़कर सुनाएगा। उसके बाद सिजुई जब 1 साल के बाद अपने पापा को देखता है तो वो विंग की ओर देखकर पूछता है, क्या पापा मुझसे बातें नहीं करेंगे। जो बात सुनकर विंग कहता है, बेटा पापा तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन वो तुम्हारे हर बात को सुन सकते हैं। जो बात सुनकर सिजुई धीरे से जाकर वांगजी के बगल में जो छोटा सा जगह था वहाँ पर लेट जाता है और वांगजी के हाथों के ऊपर अपने सर को रखकर कहता है, पापा आपको पता है मेरे साथ विंग रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो मेरा बहुत ही अच्छे तरह से ख्याल रखता है जैसे आप रखते हो। जो बात जब उसके पीछे खड़े हुए विंग सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आता है, जो कि वो तुरंत ही अपने हाथों से पोंछ लेता है। बाद हमें दिखाया जाता है ऐसे ही 15 दिन गुजर जाता है और इस 15 दिन में हमारे विंग और सिजुई का वो एक रूटीन बन गया था कि वो सोने से पहले वांगजी के कमरे में जाएंगे और उससे बातें करेंगे और वहाँ पर ही विंग उसे स्टोरी पढ़कर सुनाएगा और उसके बाद वो लोग अपने अपने रूम पर वापस चले जाएंगे। तभी अचानक से एक दिन सुबह जब सिजुई
और ओइंग उठते हैं तो उन्हें हर दिन से कुछ अलग, थोड़ा ज़्यादा शोर सुनाई देता है। जो इस चीज़ को देखकर ओइंग थोड़ा शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही भागकर जाकर जब बाहर हाउस हेल्पर को पूछता है तो उसे पता चलता है कि अचानक से वांगजी का तबीयत खराब हो गया है। जो चीज़ जब ओइंग सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो भागकर सिजुई को अपने गोद में उठाकर वांगजी के कमरे में लेकर चला जाता है। और तभी हमें दिखाते हैं सिजुई जब अपने डैड को इतने बुरे हालत में देखता है तो वो भी रोने शुरू कर देता है। जिस चीज़ को देखकर ओइंग धीरे से उसके कानों के पास जाकर कहता है, बेटा अगर तुम अभी अपना हिम्मत हार लोगे तो तुम्हारे डैड, उन्हें हिम्मत कौन देगा। जो बात सुनकर अचानक से कहीं से सिजुई बिल्कुल ही चुप हो जाता है और धीरे से वांगजी के कानों के पास जाकर कहता है, डैड, डैड आई मिस यू। आपको पता है ना मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वो धीरे से उसके कानों के पास ही रोने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं अचानक से वांगजी के एक उंगली को हिलते हुए। जो बात जब डॉक्टर्स के साथ साथ वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोग देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो अभी उन्होंने देखा वो असल में उन लोगों का इमेजिनेशन था, ना कोई रियलिटी। और तभी हमें दिखाया जाता है सिजुई और भी ज़्यादा टाइट से वांगजी को गले लगाकर रोने लगता है। तभी अचानक से वांगजी की आंखों का पुतलिया हिलने लगता है और वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा है अपनी आंखों को खोलने के लिए, लेकिन उसका बॉडी साथ नहीं दे रहा था। जिसे देखकर वहाँ पर प्रेजेंट सारे डॉक्टर वांगजी को थॉरोली चेक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये यकीन हो गया था वो दिन दूर नहीं जब वांगजी का होश फिर से वापस आ जाएगा। इस दिन के बाद से ओइंग हर रोज़ सिजुई को वांगजी के पास ले जाता है और वहाँ पर प्रेजेंट डॉक्टर्स भी उसे मना नहीं करते। और वहाँ पर जाकर ओइंग और सिजुई मिलकर बताते हैं कि उन्होंने पूरे दिन भर क्या किया और वो आज क्या नए चीज़ सीखे। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन ओइंग किसी से ना पूछे रात को वांगजी के कमरे में चला जाता है और जाकर उसके बगल में बैठकर वांगजी की ओर देखकर कहता है, मुझे पता नहीं आपको मेरी बातें सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं, आपके बेटे को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और उसके लिए आप ही उसके अकेले फैमिली मेम्बर हो। जितना भी कोशिश कर लूँ उसे खुश रखने की, लेकिन मैं कभी भी आपकी जगह नहीं ले सकता। उसके लिए आपको सही होना पड़ेगा और लौटना पड़ेगा अपने बेटे के पास। भी अचानक से ओइंग नोटिस करता है कि वांगजी के हाथ मूव किया ना, इस बार किसी भी तरह का फ्लिकर नहीं, एक ऐसा मूव जैसे वो किसी को पकड़ना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके अलावा उसके फुल बॉडी में किसी और तरह का मूवमेंट नहीं हुआ। इसीलिए उसे लगा कि ये बस उसका इमेजिनेशन है। ऐसा के बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब पिंग एंड सिजुई मिलकर गार्डन में खेल रहे थे तभी अचानक से नर्स भागकर आकर कहते हैं, मास्टर लान जग चुके हैं और वो अभी लिटिल मास्टर से मिलना चाहते हैं। जो बात सुनने के बाद ओइंग के साथ साथ सिसु भी खुश हो जाता है और वो दोनों भागकर वांगजी के कमरे के पास चले जाते हैं। तब वो देखते हैं वांगजी ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि एक किंग बैठा होता है अपने थ्रोन पर, जैसे कि वो अभी थोड़ा कमज़ोर है लेकिन फिर भी चार्मिंग। तभी अचानक से जब वो दोनों कमरे में एंटर करते हैं, वांगजी का सबसे पहला नज़र उसका बेटा सिजो के ऊपर पड़ता है और उसके बाद उसके बगल में खड़े हुए विंग पर, जिसे देखकर वो इसे सोमे और देखकर पूछता है, आंट ये कौन है। जो बात सुनकर मिसेस सोमा कहती है, ये सिजुई का केयरटेकर है, जब तुम कोमा में थे तब ये सिजुई का ख्याल रख रहा था। जो बात सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता और वो सिजुई की ओर अपने हाथ फैला देता है, जिसे देखकर अचानक से सिजुई घबरा जाता है और वो तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़कर कहता है, डैड मुझे आपसे डर लग रहा है,
जो बात जब वांगजी सुनता है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वह तुरंत ही अपने बाग को समेट लेता है, जिसे देखकर उइंग समझ जाता है कि वांगजी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि उसने ये रिएक्शन सिजुई का कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जबकि वो अभी कोमा से वापस आया। बाद हमें दिखाया जाता है सिजुई उइंग हाथ पकड़कर उस रूम से निकल आता है, जिसे देखकर उइंग भी कुछ समझ नहीं पाता और वो ट्राई भी नहीं करता कुछ पूछने का। यही कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बीच जब भी वांगजी सिजुई से किसी भी तरह का सवाल पूछता है, उस सवाल के जवाब में सिजुई बस उइंग के हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। ऐसा लग रहा है कि सिजुई बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है उसके डैड के बिहेवियर से, क्योंकि वांगजी ऐसे सिजुई से बात करता है जैसे कि वो किसी क्लाइंट से बात कर रहा है, जबकि वो एक 4 साल का बच्चा है। जिस चीज़ के चलते वांगजी हमेशा पेन में रहता है, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा हाइड करता है दुनिया से छुपाने के लिए, लेकिन फिर भी उइंग उसे समझ जाता है बिना कोई बात किए। और इसके अलावा वांगजी का फिजियोथेरेपी भी शुरू हो गया था ताकि वो अपने पैरों में खड़े हो सके, क्योंकि वो इतने दिनों से कोमा में था। उसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी लानवांगजी पूरी तरह से रिकवर कर चुका था और वो अभी नया नया ऑफिस फिर से जाना शुरू किया है, लेकिन फिर भी उसका और सिजुई का कन्वर्सेशन अभी भी स्टिफ है। ऐसा लग रहा था कि लानवांगजी किसी तरह का स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है, ना कि जेन्युइनली उस बारे में जानना चाहता है, और उसके जवाब में सिजुई सिर्फ चुप रहता है या फिर वहाँ से चला आता है। इस बीच विंग बहुत बार कोशिश किया है सिजुई को समझाने के लिए कि वो अपने पापा से अच्छे से बात करे, लेकिन फिर भी सिजुई कुछ समझना ही नहीं चाहता। उसके बाद एक दिन जब विंग स्टडी रूम में जाता है तो वो देखता है लानवांगजी के पास खड़े हुए नीचे सिजुई को देख रहा था, जो कि गार्डन में हाउस हेल्प के साथ खेल रहा था। तभी विंग जब नॉक करता है तो देखता है लानवांगजी सिर्फ अपने हाथों से इशारा कर देता है, ना कि विंग की ओर मुड़कर देखता है, जिसे देखकर विंग भी कुछ नहीं कहता और अंदर चला जाता है। तभी लानवांगजी कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे नफरत करता है। जिस बात को सुनकर विंग कहता है, वो आपसे नफरत नहीं करता, वो सिर्फ आपसे डरता है। जिस बात को सुनकर लानवांगजी कहता है, कौन सा बच्चा अपने पापा से डरता है। तभी विंग बिना कोई फिल्टर किए तुरंत ही जवाब देता है उस इंसान से जो उसके लाइफ से बहुत दिनों तक गायब हुए। जिस बात को सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन मैं तो कोमा में था। तभी विंग कहता है, लेकिन उसके लिए तो आप उसके लाइफ से गायब थे, वो भी बिना कोई बात किए। अब जब आप वापस आए हो तब वो आपको एक स्ट्रेंजर समझता है। जिस बात को सुनकर वांगजी तुरंत ही जवाब देता है, क्या तुम उसके लिए स्ट्रेंजर नहीं हो। जिसे सुनकर विंग कहता है, मैं स्ट्रेंजर हूँ, लेकिन मैं उसके साथ तब था जब उसके पास कोई नहीं था उसे पैम्पर करने के लिए, उसे काम करने के लिए, उसको दिलासा देने के लिए। जो बात को सुनकर वांगजी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो उसे देखकर जवाब देता है, मैंने सुना है कि तुम सबसे अच्छे थे जिनको हम लोगों ने हायर किया था सिजुई के लिए। जो बात सुनकर विंग कहता है, मैंने तो सिर्फ अपना जॉब किया है और उसके अलावा आई केयर फॉर हिम। जो बात सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन तुम उससे बेरली जानते हो और हम लोगों के भी बारे में। बात सुनकर विंग तुरंत जवाब देता है, क्योंकि कोई और उसका केयर नहीं किया था, और अगर आप मुझे अब कह रहे हो तो मैं ये केयर करना छोड़ नहीं सकता। बात सुनने के बाद वांगजी तुरंत ही जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और एक कमांडिंग टोन में कहता है, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और मुझे नहीं लगता मेरे बेटे को अपने डैड से ज़्यादा कोई अननोन इंसान पर रिलाई होना चाहिए, जबकि वो कुछ दिनों का बॉन्डिंग हो। जिस बात को सुनकर विंग तुरंत कहता है, क्या आप मुझे फायर कर रहे हो। जिसको सुनकर वांगजी कहता है, मैंने तुम्हें फायर नहीं किया, बस तुम्हारे ड्यूटी से तुम्हें रिलीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं वापस आ चुका हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने का सैलरी प्रोवाइड करूँगा और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बोनस मेरे बच्चे का इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए। जो बात सुनकर विंग के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाता है और वो ट्रम्बल करने लगता है और उसी हालत में वांगजी की ओर देखकर पूछता है, लेकिन सिजुई का क्या,
आप उससे क्या जवाब दोगे? जो बात सुनकर वांगजी कहता है वो तुम्हारा हेडेक नहीं है और प्लीज जाने से पहले दरवाजे को अच्छे से बंद करके जाना। जिस बात को जब उइंग सुनता है तो वो ट्रेमलिंग करते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाता है और भागकर सिजुई के पास चला जाता है जहाँ पर सिजुई खेल रहा था। जिसके बाद सिजुई जब उइंग को देखता है तो वो उसके गोद पर चढ़ जाता है और जब वो उइंग को गले लगाता है तो अचानक से उइंग की आंखों से आंसू निकल आता है। जो चीज़ को जब सिजुई सेंस करता है तो वो उसकी आंखों के आंसू को पूछता है, क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? जैसे कि उसने कुछ सेंस कर लिया था। जिस बात को सुनकर उइंग कहता है, मुझे जाना पड़ेगा बेटा। जो बात सुनकर सिजुई भी रोने लगता है और उसे गले लगाकर कहता है, नहीं आप नहीं जा सकते, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। जो बात सुनकर उइंग भी उसे हक बैक करने लगता है और वो मन ही मन सोचता है, जबकि मुझे मालूम था कि ये एक टेम्पररी जॉब है तो मुझे इतना अटैच होने की क्या ज़रूरत थी। ये किसी भी तरह का प्रोफेशनल का बिहेवियर नहीं लगता। ऐसा वो सोचते हुए सिजुई को सहला रहा था ताकि वो शांत हो सके। उस दिन सिजुई खाने के लिए मना कर देता है और वो कमरे से बाहर भी नहीं आता। तब भी जब मिसेस सोमा उसे उसके फेवरेट खाने खाने के लिए कह रही थी, वो सिर्फ अपने कमरे में खुद को लॉक करके रोता ही रहता था, जिसके साउंड को उसके बगल वाले रूम में विंग भी क्लियरली सुन सकता था, जिस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। और तभी अचानक से उसे अपने डोर पर एक नॉक सुनाई देता है, जिस चीज़ को जब वो रियलाइज़ करता है तो वो देखता है उस दरवाजे पर कोई और नहीं, द लानवांगजी खड़ा हुआ था, जो कि एक रुथलेस सीईओ नहीं, एक पापा था, क्योंकि उसका हेयर बिल्कुल ही मेसी था, जैसे कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। तभी ओइंग कहता है, आप इस कमरे में आने के लिए नॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका घर है। जिस बात को सुनकर वांगजी जब अंदर आता है अपने आई कांटेक्ट को ओइंग से अवॉइड करते हुए कहता है, मैं हार गया। वो रोना बंद नहीं कर रहा है, ना खाना खा रहा है और वो बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ तुम्हारा नाम ही जपे जा रहा है। जिस बात को सुनकर ओइंग कहता है, तो क्या मैं ट्राई करूं उसे बात करने के लिए? जिस चीज़ को वांगजी डायरेक्टली मना कर देता है और कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तुमने असल में क्या किया जिसके चलते मेरा बेटा मुझसे दगाबाजी कर कर तुम्हारे लिए खाना पीना छोड़ दिया है? बात सुनकर उइंग वांगजी की ओर देखकर कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं उसे इतना भरोसा दिलाया कि मैं उसके पास हूँ और मैं उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो डिज़र्व करता है किसी का उसके पास रहना। तभी तुरंत से दूसरी तरफ से जवाब आता है, लेकिन कैसे? तुमने ये कैसे किया? क्या तुम मुझसे इस बारे में सिखा सकते हो? जिसके बाद उइंग उसके सामने खड़ा होकर कहता है, लेकिन बॉस आपने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया है ना। जिस बात को सुनकर वांगजी कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें इस घर से और इस नौकरी से निकाल सकता हूँ? प्लीज़ रुक जाओ, हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। जिस चीज़ से उइंग बहुत ही ज़्यादा अमेज हो जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि रुथलेस सीईओ लानवांगजी कभी भी किसी के आगे नहीं झुका, लेकिन आज वो इंसान झुका, वो भी अपने बेटे के लिए, और किसके सामने? एक वर्थलेस इंसान वेबुशियन के सामने, जिसका वैल्यू उसके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अभी ओइंग कहता है, मैं यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ, जब आप मुझसे एक प्रॉमिस करोगे। जिस बात को सुनकर वांगजी फ्लिंच कर जाता है और उसकी ओर देखकर कहता है, क्या क्या तुम्हें पैसा चाहिए या किसी तरह का गैजेट? जिस बात को सुनकर ओइंग हंसकर कहता है, हर चीज़ पैसे के बारे में नहीं होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप कोशिश करोगे कि आप सिजुई के पास आ सको। जिस बात को सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं। शायद नहीं पता होगा, लेकिन सिजुई मेरा बेटा नहीं, मेरे बड़े भाई लान सिचन और उनकी वाइफ वेनजिन का बेटा है। लेकिन जब से उन दोनों का डेथ हुआ है, मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है, लेकिन अब तक मैं ये समझ नहीं पाया कि उसके करीब कैसे आऊँ। जिस बात को सुनकर ओइंग अपना सर को नोट करते हुए कहता है, मुझे पता है, मुझे आंट सोमा ने बताया था,
सिजुई के बारे में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसके साथ टाइम बिताओ, ना कि हमेशा काम में डूबे रहो। जैसे कि हर दिन मिनिमम एक मील उसके साथ करो, और उसके अलावा अगर आपके पास टाइम हो उसके साथ खेलो, उसके पास बैठो, जब वो कुछ करता है उसे अप्रिशिएट करो। ऐसे तो बस छोटी चीज़ें चाहिए एक बच्चे को सेटिस्फाई करने के लिए। उसे सुनकर वांग जी अपने सर को हाँ में हिला देता है और कहता है आई प्रॉमिस, मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सच में लानोंग जी दिन सिजुई के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट करता है, और जब भी उसे वक्त मिलता है तो वो ऑफिस से जल्दी वापस आकर सिजुई के साथ खेलता है और उसके साथ उसके होमवर्क करने में भी हेल्प करता है। और अब तो कभी कभी जब उसे वक्त मिलता है तो सिजुई को स्टोरी बुक पढ़कर सुनाता है रात में। बाद हमें एक दिन दिखाया जाता है जिस दिन जब विंग रूम के अंदर जाता है ताकि वो सिजुई को वहाँ से ले आ सके, क्योंकि उसे पता है आज लानोंग जी ऑफिस नहीं गया है और वो स्टडी रूम में बैठकर अपना ऑफिस का काम कर रहा है। लेकिन तब वो जो देखता है उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि सिजुई लानोंग जी के गोद में बैठा था और लानोंग जी उसे एक स्टोरी बुक पढ़कर सुना रहा था, जो कि बिल्कुल ही एक अनयूजुअल सी चीज़ जो सिजुई को पहले से जानता है, क्योंकि जब से को का एक्सीडेंट हुआ था तब से सिर्फ विंग ही था जिसके गोद पर सिजुई जाता था, ना कि कोई और। लेकिन आज वो लानोंग जी के गोद में था। इसका मतलब वो भी धीरे धीरे अपने डैड के ऊपर भरोसा करने लगा है। तभी वो बिना कोई आवाज़ किए उस स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग बैठकर सनसेट होते हुए देख रहा था। तभी लानोंग जी आकर बगल में बैठकर उसकी ओर देखकर कहता है थैंक यू। तभी विंग कहता है थैंक यू किस लिए। बात को सुनकर वांग जी कहता है हमारे वजह से धीरे धीरे वो मेरे ऊपर भरोसा करने लगा है। कहते हुए उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है। चलते उन दोनों को एक सेंसेशन सा टिगलिंग फील होता है, जिसके बाद वांग जी अपने हाथ को विंग के ऊपर से उठाकर वहां से काम का बहाना करके चला जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता और गुजर जाता है और इस एक हफ्ते में वांग जी एंड सिजुई का जो रिलेशनशिप था वो और भी ज़्यादा ग्रो करने लगता है। और अभी तो सिजुई कभी कभी वांग जी को भी अपने पास सोने के लिए कहता है, जिसके चलते वांग जी का ज़्यादातर सिजुई के रूम में होता है। जिस सब चीज़ों के चलते ज़्यादातर अब ये मैंसन घर लगने लगा है। उसके बाद हमें एक दिन दिखाया जाता है मिसेस सोमा विंग को बुलाती हैं और उसे देखकर कहती हैं तुम्हें पता है ना मैं कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार ये मैंसन को घर बनते हुए देखा है, क्योंकि जब से वांग जी का ब्रदर और सिस्टर इन लॉ का डेथ हुआ है तब से ही वांग जी जैसे हंसना ही भूल गया था। वो एक मशीन पे कन्वर्ट हो गया था जिसका सिर्फ एक ही मोटो था कि वो कैसे अपने कंपनी को बढ़ाएगा और वो हर चीज़ प्रोवाइड करेगा जो कि सिजुई के लिए अच्छा होगा। लेकिन तुमने उसे चेंज कर दिया। अब ज़्यादातर घर में रहने लगा है और सिजू के साथ वक्त बिताता है, और उसके अलावा वो भी कभी कभी मुस्कुराता भी है। ये सुनकर विंग कहता है शायद अब उन्हें एक पर्पस मिल गया है अपने पुराने सेल्फ को वापस लाने का, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जिस चीज़ को सुनकर मिसेस सोमा अपने आई रोल करते हुए कहती हैं या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि उससे वो इंसान मिल गया है जिसके सामने वो ऐसा बनकर रहना चाहता है। बात सुनने के बाद ना किसी भी तरह का जवाब दिए बस मुस्कुराते हैं वहाँ से चला जाता है ताकि वो सिजुई का लंच प्रिपेयर कर सके। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब विंग सिजुई को सुला रहा था तभी रूम के अंदर एंटर करता है लानोंग जी और वो विंग की ओर देख कर कहता है जब सिजुई सो जाए प्लीज़ स्टडी रूम में आ जाना, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना है। जो बात सुनकर विंग भी अपने सर को हाँ में हिला देता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सिजुई सो जाता है तो वो स्टडी रूम में एंटर करता है और वो देखता है वांग जी कुछ पर वगैरह पकड़ा हुआ है। और तभी वो जब विंग का प्रेजेंस उस कमरे में महसूस करता है तो वो अपने सर को ऊपर उठाते हुए विंग की आंखों में झाँक कर कहता है यहाँ पर बैठो। बात सुनने के बाद विंग वांग जी के सामने
रखे के चेयर पर बैठ जाता है और तभी वांग जी वो पेपर जो हाथ में पकड़ा हुआ था वो उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लो, ये तुम्हारा जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आज से तुम इस घर का परमानेंट केयर टेकर हो, या तुम ऐसे भी कह सकते हो। ऐसा कहकर वो मम्बल करने लगता है। जो बात सुनकर विंग कहता है, और क्या? तभी वांग जी धीरे से कहता है, तुम हमारे छोटे से फैमिली का हिस्सा हो। जिस बात को सुनकर विंग चुपचाप एक तक वांग जी को देखने लगता है, क्योंकि उसे पता है वांग जी को फैमिली शब्द कहने के लिए कितना देर लगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़े दिनों के बाद का सीन, जब से उन दोनों के बीच वो कन्वर्सेशन हुआ था तब से ही विंग नोटिस कर पा रहा था कि वांग जी अब कुछ ज़्यादा ही उसे नोटिस करता है, और जब फ्री वक्त मिले वो विंग से उसके फैमिली के बारे में और उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करने लगता है। जो चीज़ विंग को भी मालूम पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो इन सारे चीज़ों को अवॉइड करना चाहता था, क्योंकि उसे किसी भी तरह का डिल्यूजन में नहीं रहना है। अगर कोई चीज़ है तो है, नहीं तो नहीं। लेकिन तब उन दोनों के बीच सब कुछ बदल गया जब एक दिन रात को जब वांग जी छत के ऊपर जाता है तो वो देखता है पहले से ही छत पर विंग खड़ा है और वो दूर तारों के मंडल पर देखकर कुछ सोच रहा था। तभी वांग जी जाकर उसके बगल में खड़ा होते हुए कहता है, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रहा है? जो बात सुनकर विंग कहता है, नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। तभी वांग जी कहता है, क्या? किस बारे में? तभी विंग कहता है, मुझे लगता है मुझे यहाँ से छोड़कर चला जाना चाहिए, क्योंकि अब सिजुई बिल्कुल ही ठीक हो चुका है, और उसके अलावा तुम दोनों का भी रिलेशनशिप अब ठीक है, और तुम जिसके वजह से अब तुम्हें मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। जो बात सुनकर वांग जी के आंखों में फ्लिंट सा आकर चला जाता है, जो विंग नोटिस करता है। लेकिन तभी अचानक से वांग जी जाकर विंग के गालों को पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे ये बिल्कुल बता नहीं सकते क्या मुझे तुम्हारा ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है अब तुम मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और अब तो मैं तुम्हारे बिना ये घर को इमेजिन भी नहीं कर सकता। जो बात सुनकर विंग के आंखों से आंसू बहने लगता है, क्योंकि ये वो सब कुछ था जो विंग वांग जी के लिए फील करता है। जिसको देखकर वांग जी तुरंत ही विंग के लिप्स को लक कर देता है, और वो उसे ऐसा पैशनेट सा किस करने लगता है जैसे कि वो उसे अपने अंदर ही समा लेगा। जिसको जब विंग रियलाइज करता है तो वो खुद वांग जी को रिटर्न किस करने लगता है, और वो अपने हाथ को वांग जी के नेक के अराउंड रैप कर देता है। और तब विंग को ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये अब उसका जॉब नहीं, ये वो रिलेशन है जो कि उसने चूज़ किया है, क्योंकि अब वो वांग जी एंड सिजू के बिना रहने के बारे में सोच नहीं सकता, और उसे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों अपने किस को ब्रेक करते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, और तभी वांग जी विंग के कानों में कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं ये चीज़ पिछले कुछ हफ्तों से करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैं तुम्हें किस करूँगा कहीं तुम मेरे से भाग ना जाओ। जो बात सुनकर विंग मुस्कुरा देता है और वांग जी को हग बैक करते हुए कहता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि घर में सिजुई भी है। जो बात सुनकर वांग जी कहता है, इस बारे में मैंने सोच लिया है, क्योंकि हम दोनों का हर चीज़ तुमसे शुरू होता है, तो हम लोग ये बेहतर होगा कि उसके सामने हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पहले से ही समझा दें। जो बात सुनकर विंग चौंक जाता है, और तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ? क्या मैं कुछ जल्दी कर रहा हूँ? जो बात सुनकर विंग कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये सब कुछ अभी सिजू के आगे रखना चाहते हो? जिस बात सुनकर वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं ये उससे बताना चाहता हूँ, और मुझे जितना मेरे बेटे के बारे में मालूम है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तुम हमेशा हम दोनों के साथ रहोगे, जो उसका सबसे फेवरेट चीज़ है। जो बात सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम अपने मतलब के लिए अपने बेटे का यूज़ कर रहे हो, उसके भोलेपन का? जो बात सुनकर वांग जी कहता है, नहीं तो मैंने ऐसा कब किया?
ऐसा कहने के बाद वो दोनों ठहाके मार के हंसने लगते हैं। बाद हमें दिखाया जाता है उस रात के बाद से वो तीनों ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि वो अब से ही एक फैमिली है। जैसे कि वो दोनों मिलकर सिजुई को तैयार करते थे स्कूल जाने के लिए, उसके बाद उसके साथ मिलकर ब्रेकफास्ट भी करते थे और उसे छोड़ने भी जाते थे। और जब सिजुई सो जाता था तब वो दोनों मिलकर एक दूसरे के पास्ट लाइफ के बारे में, हार्डशिप्स के बारे में बातें करते थे, जो कि एक रूटीन की तरह बन गया था। उसके बाद हमें एक संडे का दिन दिखाया जाता है जब किचन में नूडल्स प्रिपेयर कर रहा था। तभी वांग जी अपने गोद में सिजुई को पकड़ कर लेकर आता है और तभी सिजुई उइंग की ओर देख कर कहता है, उइंग, आज हम दोनों आपकी मदद करेंगे। जो बात सुनकर उइंग अपना आंखों के आईब्रो उठाकर कहता है, क्या तुम दोनों को खाना बनाना आता है? तभी वांग जी कहता है, तुम मुझे इतना कम मत समझो, मैं द लानवांग जी हूँ, मुझे हर चीज़ बनाना आता है। ऐसा कहते हुए वो ड्रॉ से एक और अप्रिन को निकलता है और चुपचाप पहन लेता है और जाकर प्रोफेशनल तरीके से वेजिटेबल्स को धोकर काटने लगता है, जिसे देखकर उइंग के साथ साथ उस नीचे खड़ा हुआ सिजुई भी चौंक जाता है, क्योंकि उसे भी मालूम नहीं था कि उसके डैड को कुकिंग आता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो तीनों मिलकर अच्छे से नूडल्स प्रिपेयर करते हैं। इस चीज़ को वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए थे, क्योंकि आज छुट्टी था। तब सिजुई ने डिसाइड किया कि आज वो तीनों थीम पर जाएंगे। इस बात के लिए वांगजी भी राजी हो जाता है। बात हमें दिखाया जाता है सिजुई हमारे प्यारे वांगसेन के बीच में मस्ती में जा रहा था, लेकिन तभी उइंग नोटिस करता है कि सभी लोग उन तीनों को एक वियर्ड से लुक देते हैं, जिसे देखकर उइंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो तुरंत ही उन लोगों से अपनी नज़र हटाकर वांगजी की ओर देखता है, जो कि इन लोगों को और किसी भी तरह का अटेंशन ही नहीं दे रहा था, जिसे देखकर उइंग भी बेफिक्र हो जाता है और वो भी सिर्फ उस वक्त को एंजॉय करने लगता है। उस दिन वो तीनों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, हर राइड में बैठे, हर चीज़ खाए और उसके साथ साथ ढेर सारे पिक्चर्स भी क्लिक किए। जिस सब के चलते शाम हो गया था। तभी वो तीनों जब वापस जा रहे थे, अचानक से पूरे एरिया का लाइट ऑफ हो जाता है, जिसे देखकर उइंग थोड़ा घबरा जाता है और वो तुरंत ही सूजी के हाथ को पकड़कर वांगजी को ढूंढने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं एक स्पॉटलाइट आकर उइंग के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर उइंग को समझ नहीं पाता। तभी अचानक से दूसरे स्पॉटलाइट जब वांगजी पर पड़ता है तो उइंग देख पाता है कि वांगजी अभी अपने एक नी पर प्रपोजिंग पोजीशन पर बैठा हुआ है और वो उसके तरफ एक वेलवेट कलर्स का बॉक्स बढ़ाया हुआ था, जिसे देखकर उइंग को समझ नहीं पाता और तुरंत ही सिजुई की ओर देखने लगता है, कि बहुत ही ज़्यादा खुश था, जिसे देखकर उइंग को समझ नहीं पाता। तभी वांगजी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने सिजुई को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तभी हमें बीते रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब सिजुई के लिए उसका डिनर बना रहा था। तभी वांगजी ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था और वो जल्दी से भागकर जाकर सिजुई के रूम में पहुंच जाता है। तो वो देखता है सिजुई फ्लोर पर बैठकर ड्राइंग कर रहा था, जिसे देखकर वांगजी जाकर तुरंत ही सिजुई को गले लगाते हुए कहता है, बेटा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करना है। तभी सिजुई कुछ सेंस करते हुए कहता है, कहीं ये उइंग के बारे में तो नहीं। तभी वांगजी कहता है, तुम उसे उइंग मत बुलाओ। जिसे सुनकर सिजुई कहता है, लेकिन जब से वो यहाँ पर आया है मैं उसे उइंग ही बुला रहा हूँ, और अगर उसे कुछ दिक्कत होता तो वो मुझे पहले से ही बता देता। तभी वांगजी कहता है, ठीक है तुम उसे उइंग बुला सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बताना है। प्लीज़ बेटा थोड़ी देर के लिए क्या तुम मेरे बात को सुनोगे? जिस बात को सुनकर सिजुई कहता है, ठीक है पापा बोलिए। तभी वांगजी कहता है, कैसा होगा अगर उइंग हमारे घर में हमेशा के लिए रह जाए? जिस बात को सुनकर सिजुई का एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है, जिसे देखकर वांगजी कहता है, थोड़ी देर रुको बेटा, मैं चाहता हूँ कि उइंग हमारे घर पर एक फैमिली मेम्बर की तरह रहे, ना कि तुम्हारे केयरटेकर की तरह। जिसे सुनकर सिजुई तुरंत ही जवाब देता है, जैसे कि पापा रहते हैं, मतलब दूसरे पापा। जिस बात को सुनकर वांगजी कहता है, हाँ
क्या तुम्हें किसी भी तरह का दिक्कत है? तभी सिजुई कहता है, नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि अब मेरे पास दो दो पापा होंगे। ऐसा कहते हुए वो वांगजी को गले लगा लेता है और उसके बाद वो दोनों बाप बेटे मिलकर आज की सारी प्लानिंग करने लगते हैं। जो बात जब उइंग सुनता है तो वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों से एक तरफ सिजुई के कान और दूसरी तरफ वांगजी का कान को खींचने लगता है और कहता है, तुम दोनों ने इतने सारी चीज़ें मेरे पीठ पीछे कैसे कर लिया और मुझे पता भी चलने नहीं दिया। जिसे सुनकर सिजुई कहता है, पापा आप पहले डैड के प्रपोजल का जवाब दो, उसके बाद आप हम दोनों का कान खींच लेना। जो बात को सुनने के बाद उइंग तुरंत ही अपने नींव पर बैठ जाता है और सिजुई को लेकर वांगजी से गले लगा लेता है और कहता है, हाँ, मेरे लिए हमेशा हाँ ही है क्योंकि मैं कभी भी तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मेरे लिए तुम दोनों मेरे फैमिली बन चुके हो, वो भी कब से। जो बात सुनने के बाद सिजुई मुस्कुराते हुए नाचने लगता है क्योंकि आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि आज उसका फेवरेट इंसान उसका पापा बनने जा रहा है, जिसको हमारे वांगसियन बहुत ही प्यारे तरीके से देख रहे थे क्योंकि उन दोनों को पता है कि उन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे दुनिया में सिजुई ही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग पार्क से वापस आ जाते हैं और तभी दिखाते हैं थकने की वजह से सिजुई कार में ही सो गया था, जिसके चलते वांगजी उसे उइंग की गोद से ले जाकर उसके बेडरूम में सुला देता है और तुरंत ही उइंग को अपने हाथों में पकड़कर उसे अपने फ्लोर पर ले जाता है। जिसे देखकर उइंग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे अपने फ्लोर पर क्यों ले जा रहे हो? तभी वांगजी कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ऐसा कहकर उसे एक कमरे के सामने खड़ा कर देता है जो कि आज से पहले कभी भी उइंग ने नहीं देखा क्योंकि ये कमरा ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आता, लेकिन ये वन ऑफ द मास्टर बेडरूम है। तभी उइंग कहता है, क्या है? तभी वांगजे कहता है, तुम खुद खोलो। तभी जब वो उस दरवाजे को खोलता है तो देखता है पूरे कमरे को एक कपल के कमरे की तरह सजाया गया था, जिसके एक तरफ एक बड़ा सा किंग साइज बेड था और दूसरी तरफ उन लोगों का एक वॉकिंग क्लोजेट। जिसे देखकर उइंग कहता है, ये सब कुछ कब हुआ क्योंकि मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ, लेकिन ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए कब आए कौन? जिसे सुनकर वांगजी कहता है, ये सब कुछ मैंने आज सुबह ही ऑर्डर किया था और वो सभी लोग आज ही ये सब कुछ प्रिपेयर किए हैं। जो बात सुनकर उइंग अपने मुंह में हाथ रख देता है और वांगजी जब उइंग का इतना शॉकिंग रिएक्शन को देखता है तो वो मुस्कुराते कहता है, डार्लिंग, तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो कि मैंने कुछ इम्पॉसिबल के काम को पॉसिबल कर लिया है। तुम ये मत भूलो मैं कौन हूँ। जो बात सुनकर उइंग कहता है, वो बात तो सही है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता सिजुई के लिए भी इसी फ्लोर पर एक रूम होना चाहिए हमारे बगल में? जो बात सुनकर वांगजी कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही, लेकिन पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हें ये कैसा लगा। जो बात सुनकर उइंग कहता है, क्यों, तुम्हें अपने चॉइस पर भरोसा नहीं है? तब भी वांगजी कहता है, तुम कितना ज़्यादा अनरोमांटिक हो। तुम्हें पता है मैं एक रूम को डिज़ाइन करने के लिए कब से सोच रहा था। मैंने अपने हाथों से ये पूरे प्लानिंग किया है और उसके अलावा जो रिंग तुमने पहना है वो रिंग को भी मैंने खुद डिज़ाइन किया था। जो बात सुनने के बाद उइंग उसे गले लगाते हुए अपने हाथों के रिंग को देखने लगता है, जिसमें एक बड़ा सा डायमंड था, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा हार्ट बना था जिसमें वांगचन लिखा गया था और उसके अलावा उस डायमंड के चारों तरफ बैंड में सिजुई के नाम को ग्रेप कर दिया था, जिसे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी उइंग कहता है, थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ जितना तुमने मेरे लिए कर चुके हो। तभी वांगजी कहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तुमने तो मेरे लिए किया है जिसका कोई तोल नहीं। जो बात सुनकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी अचानक से वांगजी कहता है, क्या कल हम शादी कर लें? जो बात सुनकर वहीं कहता है, क्या मतलब है? तभी वांगजी कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें एक ग्रैंड शादी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हम दोनों हमारे शादी को लीगलाइज कर ले। जिस बात सुनकर वहीं कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो यही सही।
ऐसा कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को करने लगते हैं और उसके बाद कब ये किस उन लोगों का फर्स्ट नाइट में कन्वर्ट हो जाता है किसी को भी नहीं पता। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब विंग का नींद खुलता है तो वो देखता है वो पूरी तरह से नेकेड वांगजी के छाती के ऊपर लेटा हुआ है। इसे देखकर वो मुस्कुरा देता है और वो जब उसका नज़र वांगजी के नज़र पर पड़ता है तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि उसे पता चल रहा था कि वांगजी कब से जागा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो उसके ऊपर लेटा हुआ था तब वांगजी उसे छोड़कर नहीं गया था और वो तब से ही चुपचाप विंग को देखे ही जा रहा था। जिस चीज़ को देखकर वांगजी कहता है तुम्हें शर्माने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसे मैंने नहीं देखा है, तो मुझसे क्या शर्माना। ऐसा कहते हुए वो विंग को किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग बेबी, अब मैं ये हर रोज़ चाहता हूँ। तभी विंग कहता है क्या हर रोज़ मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो। तभी वांगजी हंसकर कहता है अरे बुद्धू, मैंने ये कहा है कि मैं हर रोज़ चाहता हूँ कि जब मेरा आंखें खुले तब तुम मेरे पास में हो। जो बात सुनकर विंग भी कहता है मी टू, मुझे भी यही चाहिए। तभी अचानक से उन दोनों को उनके कमरे में एक नॉक सा फील होता है, जिसे जब विंग सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से नेकेड था। तो वो घबराते हुए अपने चारों तरफ अपने कपड़ों को ढूंढने लगता है। जब वांगजी ये नोटिस करता है तो धीरे से उसे शांत करवाते हुए कहता है क्या कर रहे हो तुम, इतना हड़बड़ा रहे हो कि ये तुम भूल गए हो कि तुम अभी पैंट्स पहने हुए हो, क्योंकि कल रात को ही मैंने हम दोनों को शावर दे दिया था। पर जब विंग सुनता है तो वो खुद को देखने लगता है तो वो देख पाता है कि वो पूरी तरह से नेकेड नहीं है, उसने अपना नाइट सूट पहना हुआ है। जिसे देखकर वांगजी भी हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका जो लव है वो कितना बुद्धू है। जिस चीज़ से विंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और जाकर तुरंत ही दरवाजे को खोल देता है और तो देखता है उसके सामने सिजुई खड़ा है। जिसे देखकर विंग नीचे बैठकर उसे हक करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग बेटा। तभी सिजुई कहता है गुड मॉर्निंग पापा, मैं आज आप लोगों के साथ मिलकर नहाना चाहता हूँ। जो बात जब विंग सुनता है तो वो एक कर्नल भरी आइज से वांगजी को देखता है, क्योंकि वांगजी का कुछ और ही प्लान था, लेकिन उसके बेटे के चलते आज उसका वो प्लान चौपट हो गया था। लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि ये वो ही दोनों लोग हैं जो उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन तीनों को जो कि बहुत ही मस्ती मजाक में बबल बात ले रहे थे, और तभी कभी कभी बीच में वांगजी उनको छेड़ भी देता है, लेकिन जिसे वो किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं दे पाता, क्योंकि उसके सामने एक बच्चा है। लेकिन फिर भी वो वांगजी को कभी कभी घूर कर देखने लगता है, जिसे देखकर वांगजी उसे टीस करने लगता है, लेकिन फिर भी सिजुई बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो दोनों अपने मैरिज का रजिस्टर करने के बाद घर वापस आते हैं तभी विंग को वो सारे फ्लैशेस आते हैं जब वो पहली बार ये घर पर आया था, जब उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ था कैसे वो अपने खुद के लिए कुछ पैसा सेव कर सके ये जॉब के चलते। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया, उसके लाइफ में सिजुई आया जिसके साथ वो हार्टली अटैच हो गया, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट उसके लाइफ में मैटर होता है उसका वन एंड ओनली लव लानवांगजी का, जिसके साथ उसने अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन फिर भी अब वो दोनों इस घर पर खड़े हैं एज ए मैरिड कपल। और इन सबसे ज़्यादा सिजुई अब बिल्कुल ही ठीक है, वो अभी आम बच्चे की तरह हंसता है, खेलता है और लाइफ को एंजॉय करता है जैसे कि एक छोटा बच्चा करता है। द एंड। दैट्स ऑल गाइस। आई होप आप लोगों ने ये स्टोरी को एंजॉय किया, और सच में अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़ गाइस। ये मेरा पहला वन शॉट है, इसीलिए अगर किसी भी तरह का गलती हो जाए फिर से मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, आप सभी को मेरी क्रिसमस वंस अगेन। Bye bye and thanks for watching.